जी। अच्छा जी, अब थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हैं ये सवाल ख़त्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। वैसे ये सवाल को आगे नहीं पढ़ना आप लोगों ने, वो परेशान हो गए खाम खा। मैं सिर्फ आपको ये समझाना इसलिए चाह रहा हूँ कि हो सकता है मैं होमवर्क में एक सवाल दूँ जिसके अंदर 2-2 साल बाद रीवैल्यूएशन हो रही हो। भाई सिखाने के लिए 1-1 साल बाद वाली रिवैल्यूएशन इसलिए पकड़ी जाती है कि मेरा वर्किंग शॉर्ट रहे, एंट्रीज कम रहें, लेकिन 2 साल बाद 3 साल बाद भी तो सवाल में रिवैल्यूएशन हो सकती है। तो ये इसलिए सिखा रहा हूँ। अब ज़रा गौर फरमाइएगा। मिसाल के तौर पे, ये सवाल नहीं है असल, मिटा दूंगा इसलिए कोई नोट ना करे, ओके। मिसाल के तौर पे अगला साल बढ़ा तो डेप्रीसिएशन अगले साल, चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सेम टू सेम, तो फिर ट्रांसफर यानी कि हशर के साथ नशर, वो तो एंड तक चलना है। ये नोट कोई ना करे, ये सवाल नहीं है, ये मैंने सवाल थोड़ी देर के लिए अज्यूम किया है कि 17 में कोई रिवैल्यूएशन नहीं हो, तो 17 के अंदर फिर डेप्रीसिएशन आ गई और ट्रांसफर की फिगर आ गई। ये 700 बच गया और ये सौती आलात को खामोश कर लें। जी बेटा, तो बेटा किधर से सवाल आया है? हाँ, तो क्या हम हर साल रिमेनिंग लाइफ डिवाइड करते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड में दोबारा कुछ ना हो तो हम हर साल यही करते जाएंगे। 18 में भी यही होगा, 19 में भी यही होगा, 20 में भी यही होगा, यहाँ तक के 9 साल खत्म हो जाए। अब आपका जो जहन में आ रही है ना बात, वो ये है कि वे रिमेनिंग लाइफ निकालें। अगर फिर रिमेनिंग लाइफ निकालनी है ना, तो फिर आप 900/9 नहीं कर सकते, फिर आप 800/8 कर लें, तब भी ठीक है। बट मैंने ये करने नहीं दिया आपको, ताकि ये याद रहे स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट पर हर साल लाइफ डिवाइड होती है या रेट लगना है। और एक बार रीवैल्यू हो जाए तो फिर वो नई समझो कॉस्ट टाइप चीज़ बन गई रीवैल्यूड अमाउंट, तो फिर आगे कभी दोबारा चेंज ना आए तो उसी पे हर साल रेट लगना है, उसको डिवाइड करना है। तो ये आंसर तो सेम ही आता है, पर मैं बुक वैल्यू को इसलिए नहीं पकड़ने देता कि वो फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जरा कंफ्यूज होने लग जाता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन? अच्छा, मैं क्या रहा था, ये 2017, ये बेटा प्लीज कोई नोट ना करे, प्लीज, ये गलत है। मतलब गलत नहीं है, ये सवाल वो नहीं है जो आपको असल में किताब के अंदर गिवन है, नोट्स में गिवन है। ये थोड़ी देर के लिए हमने इसको अज्यूम किया है, ठीक है। क्या अज्यूम किया मैंने कि अगर 2017 में दोबारा रीवैल्यूएशन ना होती तो एसिड तो चल रहा है, बाकी निज़ाम सारा वैसे ही चल रहा है, डेप्रीसिएशन भी चलनी है। फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के एक्सट्रैक्ट्स की बात करें तो शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन सरप्लस, ओपनिंग 1 जनवरी 17, क्लोजिंग 31 दिसंबर 17, और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ, बनानी तो है ही ना, मैंने कहा चलो सारा एक्सट्रैक्ट्स बना देते हैं ना, बनाना तो वैसे ही है एक्सट्रैक्ट्स। एज ऑन 31 दिसंबर 2017 इक्विटी, फिर बस मैं बीच वाली चीज़ों को मिटा दूंगा और अपना असल सवाल कर लेंगे। अब हमने क्या अज्यूम किया, 17 में दोबारा रीवैल्यूएशन ना हो, सिखा रहा हूं ये चीज़, ठीक है। अगर दोबारा 17 में रीवैल्यूएशन ना हो तो अगले साल डेप्रिसिएशन तो आनी है 100, सेम ही आएगी। स्ट्रेट लाइन मेथड जो है हर साल 100 और ये हर साल 50-50। इसका मतलब यहां पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना आ जाएगा, ऊपर जगह छोड़नी है किसी वजह से, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस यहां पर आ गया 100, ठीक है। प्रॉफिट कुछ अज्यूम करो यार, 150, ठीक है जी। प्रॉफिट कितना आ गया जी, बहुत हालात खराब हैं, कोविड आया हुआ है, प्रॉफिट्स कम आ गए, ठीक है। अब 150 रुपये, तो फिर तुमने बोला था 350। खैर अभी तो ट्रिपल फिगर में पहुंच गए, अब मसला तो कोई नहीं, अब इसका मकसद तो वैसे ही पूरा हो चुका हुआ है। अब जो मर्जी ये बताता रहे, 750 भी बता दे तो खैर है, 350 ही लिख लेता हूँ, अब इसकी क्या बात मोड़ूँ मैं, बच्चा है मेरा।
उसके बाद OCI के अंदर कुछ भी नजर नहीं आया, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंसेस कितना, शेयर कैपिटल तो सेम ही चल रहा है 1027 और 400, ठीक है। अब बैठो भाई अपनी अपनी गाड़ियों पे, निकलो चलो शाबाश। तो भाई एक ही गड्डी है हमारे पास, लाल वाली गड्डी है, एम्बुलेंस है, यहां पे आ गया ये कितना 350, ठीक है। तो प्रॉफिट 2017 का आ गया, लेकिन OCI में कुछ है ही नहीं कि वो इधर आए रिवैल्यूएशन सरप्लस में। OCI में आपके सिलेबस में है ही एक चीज, रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो वो जिस साल में रिवैल्यूएशन होगी उस साल में रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस आएगा। फिर वहां से वो निकल कर चेन इक्विटी में चला गया, तो फिर वो उस साल का नहीं रहा, अगले साल के अंदर फिर वो ऐसे ही है जैसे रिटेन अर्निंग्स हैं, वो उस साल का प्रॉफिट नहीं होती, ठीक है ना, वो तो कई सालों का प्रॉफिट। ऐसे ये सरप्लस किसी साल में आया था पड़ा, ठीक है। अब होगा क्या, प्रॉफिट आ गया इधर, अब ईयर एंड पे तो फिर वही मसला आना है। क्या मसला आना है भाई, डेप्रिसिएशन तो इस साल भी क्या है 100, आम हालात में ये डेप्रिसिएशन होनी थी 50, लेकिन इस रीवैल्यूएशन सरप्लस जो पिछले साल है उसी की वजह से अब ये मुसीबत पड़ी हुई है कि इस साल भी 50 डेप्रिसिएशन ज्यादा है। तो फिर इसने तो अपने अब्बू को इस साल भी यही कहना है, अब्बू इस साल फिर वही हुआ है, आपके दोस्त के बच्चे की वजह से वो पिछले साल जो आया था, ठीक है, उसकी वजह से हमें 50 रुपए का नुकसान हुआ है। कोई बात नहीं, ले लेते हैं नुकसान, ले लेते हैं नुकसान। बोलो, यहां से 50 निकाल लिए, इसका मतलब ये ट्रांसफर, इधर लिखा है नहीं ट्रांसफर, ट्रांसफर टू क्या होता है जी, ट्रांसफर टू रिटेन। तो ये फिर क्या आ गया, ट्रांसफर टू, ओके। अब होगा क्या, ये 700, ये 1427 और ये कितना बच गया। ये अब हर साल कम कहां हो रहा है स्टेटमेंट इन इक्विटी के अंदर, इसलिए कभी भी इसके साथ आपने दोबारा नहीं लिखना रियल सरप्लस डेबिट। यानी अगर यही वाली एंट्रीज जो मैंने अभी कार्ड देनी है, अगर यही वाली एंट्रीज मैं करूं 17 में, अगर यही हो जैसे मैं कह रहा हूं, यानी दोबारा रीवैल्यूएशन ना हो, तो जनरल एंट्रीज कैसे होंगी, कोई एंट्री नहीं, कोई एंट्री नहीं, क्योंकि ये एंट्रीज तो हैं ही किसकी, यानी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 अगर मैं जनरल एंट्रीज करूं और मैं अज्यूम क्या करके चल रहा हूं, दोबारा रीवैल्यूएशन नहीं हुई, तो फिर रीवैल्यूएशन की ये दो एंट्रीज हैं। रीवैल्यूएशन नहीं होगी तो ये एंट्रीज अगले 9 साल दोबारा रीवैल्यूएशन ना हो तो अगले 9 साल ये दोनों एंट्रीज नहीं होनी, लेकिन अगले 9 साल डेप्रीसिएशन की 2 एंट्रीज होंगी, एक असल डेप्रीसिएशन की, दूसरी इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन की ट्रांसफर की, ठीक है। डन, ये बात समझ आई है। तो इसका मतलब अगले साल भी एंट्री होनी है 31 और 17 पे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 100 से, ये मैंने मिटाना इसलिए गंदा गंदा कर रहा हूं। उसके बाद रीवैल्यू सरप्लस डेबिट, तो इधर कोई नहीं आपने OCI लिखना कभी भी, क्योंकि OCI देखो OCI में है, ये है OCI में नहीं, ये तो विद इन इक्विटी मूवमेंट चल रही है। यानी ये यूं समझ लो जो मैंने आखिर में लॉजिक दी थी कि हर साल एसेट यूज होता जाएगा। देखो ना, 450 का गेन अनरियलाइज हमने कहा था, पड़ा है यकम यानी 16 पे। अब जैसे जैसे एसेट यूज हो रहा है, ये गेन बेचकर कमाना था, बेच के ना कमाएं, इस्तेमाल से फायदा उठा सकते हैं ना। तो हम हर साल इस एसेट को इस्तेमाल करते जा रहे हैं, तो ये अनरियलाइज गेन रियलाइज होकर रिटेन अर्निंग में जाता जा रहा है, क्योंकि एक साल के बराबर तो एसेट ने चल के फायदा दे लिया ना, प्रॉफिट्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर लिया ना, रिटेन अर्निंग उसके प्रॉफिट्स आए पड़े हैं, तो एक साल के बराबर फिर हम सरप्लस को भी क्या कर रहे हैं, रिटेन अर्निंग्स में रियलाइज करके। तो ये अल्टीमेटली कुछ ना हो अगले 9 साल, तो अगले 9 साल में एसेट भी खत्म और उसका सरप्लस भी खत्म, यानी वो भी सारा फायदा देगा अपनी जिंदगी के अंदर, रियलाइज हो गया। ठीक है, कुछ समझ आ रही है। अच्छा, कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना है, लेकिन पूछेंगे वही बच्चे जो रेगुलर आ रहे हैं। अच्छा, आज किस चीज़ का पहला दिन था वैसे, दोबारा बताएं, और हाथ खड़े रखिएगा, ठीक है। पहला, बिल्कुल पहला लेक्चर है, नहीं कल वाला लेक्चर नहीं लिया हुआ और आज पहला दिन है, वो हाथ खड़ा करे। कल वाला लेक्चर नहीं लिया हुआ, समझ आ रही है? आज समझ आ रही है? शुक्र करो थोड़ी बहुत समझ आ रही है। वैसे आपने हर हिला दी है, डर से हिला दी, मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता कि सही समझ आ रही होगी। चलो अल्लाह का शुक्र भी करो, लेकिन कल वाला लेक्चर पढ़ोगे तो असल समझ जो इनको आ रही है ना इस वक्त, बाकी बच्चों को असल वाली समझ वो आपको नहीं आ रही है। अभी मैं बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, वैसे पूछ लो इनसे, इनका लेवल और होता जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। अच्छा जी, रियल सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, और ठीक है। तो फिर यहां से ये शेयर कैपिटल,
ये मैंने कच्ची लस्सी की तरह बढ़ाया आज लेक्चर को, और कुछ भी नहीं है ना, कुछ किया ही नहीं नया। रीवैल्यूएशन बेसिकली मैंने 2 सवाल कराने की कोशिश की है, फनकारी लगाई है। बिल्डिंग की भी बुक वैल्यू, अब इधर देखो शेयर कैपिटल में क्या आ गया 700, रिटेन अर्निंग में, और ये देखो हर साल कम होता जाएगा, पर इधर कोई मूवमेंट नहीं है इसकी। वो जिस दिन आया था सरप्लस ओसीआई उस दिन प्रेजेंट हुआ था और फिर आ गया था चेन इक्विटी में। जैसे जिस दिन आया था ये 207 का प्रॉफिट, उस दिन 420 आपका नंबर प्रॉफिट आया था, उस दिन रिटेन अर्निंग में आ गया। दोबारा तो ये 450 पीएनएल में नहीं आया, तो रिटेन अर्निंग में पड़ा है। अगले साल का प्रॉफिट आया, आके रिटेन अर्निंग में बैठ गया। अब तीसरे साल में ये 207 तो नहीं आया, तो फॉर द ईयर होता है। ऐसे ही जिस दिन रीवैल्यूएशन करोगे सरप्लस या लॉस आएगा फॉर द ईयर, सरप्लस है या लॉस है। अभी लॉस को भी ट्रीटमेंट देख लेते हैं, फिलहाल सरप्लस आ गया फॉर द ईयर। तो कब आया था 2016 में, 2016 में आया, नजर आके इधर पहुंच गया। अब 17 में नहीं हुई रीवैल्यूएशन तो नहीं आया, 18 में नहीं होगी, नहीं आया, तो इधर फिर कोई मूवमेंट नहीं आएगी। तो ये विद इन इक्विटी मूवमेंट है, इसलिए ये बहुत अहम चीज है जो लिखी हुई थी, रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई। और यहां पे कोई नहीं, एक छोटा सा लफ्ज नहीं है, ये पूरी साइंस है इसके पीछे। ओके, और यही स्टेटमेंट इक्विटी के अंदर और फाइनल अकाउंट के पर्चों के सवाल के अंदर या एक्सट्रैक्ट के सवाल के अंदर जाके यहीं से मार पड़ती है। तो इसीलिए हमने फिर पहले दिन से रोला डाल लिया, शेयर आया शेयर आया शेयर आया। असल में आ जाएगा तो टेंशन नहीं होगी ना फिर। ठीक है जी, ये 700। अच्छा जी, अब ये तो गलत सवाल की पिक्चर ले लें, मतलब ये यहाँ से पिक्चर ले लें पूरी एक दफ़ा, क्योंकि ये मैंने अब चेंज करना है। ये उस सूरत में है कि दोस्त, अच्छा अगर मिसाल के तौर पे अब तीसरे साल में रीवैल्यूएशन हो जाती है, यानी इससे अगले साल में रीवैल्यूएशन हो जाती है, तो क्या करेंगे? ये बुक वैल्यू है, यहाँ से सरप्लस लॉस निकलेगा, वो देख लेते हैं। बहरहाल फिलहाल तो मैंने ये बताया, अगर रीवैल्यूएशन दोबारा ना होती तो आपको रीवैल्यू सरप्लस के अंदर, ये ओसीआई के अंदर कुछ भी नजर नहीं आना। ओके, लेकिन ऐसा है नहीं, हमारे सवाल में दरअसल रीवैल्यूएशन 17 में भी हो रही है। तो जल्दी से इसकी पिक्चर बना लें ताकि मैं इसको मिटा के असली वाला सवाल करूं। कंफ्यूजन तो नहीं गई? क्या हाल है भाई, कुछ समझ आ रही है? कैसे हो सकता है यार? वैसे यानी हम 10 दिन के वेलियां मारते रहे, तुम लोगों को 11वें दिन भी समझ आने लग गई। सही से बता रहे हो, तो इसका मतलब फिर पूरा मौका है अभी जिंदगी के अंदर, एकदम पकड़ सकते हो। लेक्चर पूरे करने हैं बस इस वीक के अंदर, जो इस वीक के अंदर लेक्चर पूरे कर लेगा इंशाल्लाह इस दफा पास भी हो जाएगा। चैलेंज दे दिया मैंने, चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। 10 लेक्चर ऐसे पूरे होने से, वो पैकेज वाले लेक्चर थे रमजान में, पूरे 2 घंटे भी हम नहीं पढ़ते थे, है ना, 1.5 पौने 2 घंटे पढ़ रहे थे। पहले दो लेक्चर तो वैसे ही आप ट्रिपल स्पीड में सुन लेने हैं, इंट्रो है। हाँ इसकी वजह से जो प्रॉफिट आया वो कम आया। हाँ तो इसके ऊपर जो वो टैक्स लगेगा वो कम नहीं लगेगा? टैक्स की बात तो अभी है ही नहीं, IAS 12 के अंदर जाके कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में पढ़ेंगे, वहां पर ना फिर हम इस वर्किंग के आगे इत्तलान बता दूं 2 कॉलम और ऐड करेंगे, ये 3 नहीं वो 5 कॉलम वाली वर्किंग हो जाएगी। तो जब कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में आप जाएंगे तो पहले आपको ये रिवैल्यूएशन रिवाइज करवाई जाती है IAS 16 वाली, ठीक है, क्योंकि IAS 38 में भी यही करनी होती है, वो आगे चला गया है। फिर उसके बाद IAS 12 में उसको टैक्स के साथ मिक्स करते हैं, तो करेंगे मिक्स इंशाल्लाह। फिलहाल तो इग्नोर टैक्स, सवालों में आएगा इग्नोर टैक्स, अगर बल्कि लिखेगा भी नहीं, कुछ नहीं, टैक्स रेट ही नहीं गिवन होगा। ओके तो वो एक अलग साइंस है भाई, टाइम विल टेल। चलो भाई असली सवाल करिए। अच्छा जी, आओ असल सवाल की तरफ। यहां तक कोई मसला? 2017 तक कोई, 16 तक कोई मसला? और क्योंकि ये रीवैल्यूएशन सरप्लस आया था, फिर उसके बाद ईयर एंड पे हमने कहा इसमें से 40-50 निकाल कर इधर फेंक दो, तो ये कम हुआ है, ये बढ़ा है और ये कम हुआ है, इसलिए वो डेबिट क्रेडिट हो रहा है। जब गेन आया तो क्रेडिट हुआ, वो गेन आकर चेन इक्विटी के अंदर आ गया। अब इस गेन में से हमने कुछ गेन को निकाल कर रिटेन अर्निंग को दिया है,
तो फिर क्रेडिट नेचर की चीज में से कुछ कम किया तो डेबिट हुआ। ठीक है, हाँ जी, चलें आगे। जहां तक को मसला बोलो, आ जाओ फिर अपने सवाल पे। सवाल था ये, यकम जनवरी 16 पर रीवैल्यूएशन हुई थी 900, यकम जनवरी 17 पे फिर रीवैल्यूएशन हो रही है। ओए होए होए होए, फिर रीवैल्यूएशन हो गई। तो रीवैल्यूएशन के दिन क्या करेंगे? अब ये गौर फरमाएं, कलर में डिफरेंट कर रहा हूं ताकि हर साल अलग कलर में नजर आए वर्किंग में। ठीक है, तो यकम जनवरी 17, अब ये ईयर एंड पे होगा तो भी ऐसा ही होगा, टेंशन ही लेनी। लेकिन फिलहाल जो सामने हो रहा है वो तो देखो। डिफरेंट सवाल दिमागों में आ रहे थे आपके। नहीं अगर ये 31 दिसंबर पे होता तो होगा, तो देख लेंगे। नहीं ये मिड में आ जाए तो देख लेंगे। अच्छा सर, पहले सरप्लस आया फिर लॉस आया आ रहा है इस सवाल में, सॉरी। तो पहले लॉस आ जाए तो सरप्लस आ जाए तो लॉस पे लॉस आ जाए तो, और भाई कुछ भी नहीं होगा, रूल्स वही रहने हैं जो एक बार सीख लेंगे इंशाल्लाह। कल तक रिविजन पूरी हो जाएगी, फिर ये तो आप बेशक करते रहना। ठीक है, अब यकम जनवरी 2017 पे एक लाइन खाली छोड़ेंगे और रीवैल्यूड अमाउंट, यही है ना रूल। रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में क्या करते हैं? एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखते हैं। अब सवाल में से रीवैल्यूड अमाउंट देखकर आओ तो रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी? 360। धक 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 दिल धक धक कर रहा है, लग रहा है कोई गड़बड़ हो गई है, लॉस आ रहा है ना। यकम जनवरी 17 पर 360 पर एसिड को लेके आना है। अब 800 से 360 पे लाना है, तो एसिड को बढ़ाओगे या कम करोगे? बढ़ाओगे या कम करोगे? कम करना है। कितने से? 400। होए 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 होए, लॉस आ गया। सिर्फ लॉस नहीं आया, लॉस आ गया। अब रीवैल्यूएशन सरप्लस की बजाय एसिड के अंदर कमी। बेटा एसिड के अंदर कमी खुशी की बात होती है ना? यस सर, ऑटो पे लगे हुए हो। नहीं, एसिड के अंदर कमी दुख की बात होती है, इसीलिए लॉस लिखा है। एसिड के अंदर इंक्रीज, इजाफा, बढ़ना, ये खुशी की बात होती है। ऑटो पे यस लगा हुआ है तुम लोगों का, मैंने नोट किया है। अच्छा, अब रीवैल्यूएशन लॉस आ गया। ठीक है, रीवैल्यूएशन लॉस आ गया। ट्रांसफर की एंट्री तो वैसे ही होनी है, लेकिन सरप्लस या लॉस की एंट्री करने के वक्त एक मसला आएगा। वो मसला क्या है? मिसाल के तौर पे, बल्कि पहले थोड़ी देर नोट ना करें, मैं फिर गलत लिख रहा हूं कुछ। ठीक है, लॉस है, बोलो आया नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आ जाएगा जब हम बेचेंगे। ऐसा ही है ना? बेचा तो नहीं है ना अभी हमने, लॉस। अब फ्यूचर का लॉस तो प्रूडेंस कहता था आज ही बुक कर लो। क्या ख्याल है? इसको तो अनरियलाइज्ड कह के तो ओसीआई में ना डालना होता, ऐसे ही है ना? तो फ्यूचर के लॉस को आज ही बुक कर लो। तो यहां पर एक तीसरा कॉलम ऐड करेंगे जिसका नाम है पीएनएल। ये बस 3 ही कॉलम है आपके सिलेबस में, और जब आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में जाएंगे तो IAS 12 मिक्स होगा तो इसके आगे 2 कॉलम्स आ जाएंगे। अभी आपके सिलेबस के अंदर FAR के अंदर ये 3 ही कॉलम्स रहने। ठीक है, ओके। अब लॉस आया, लॉस कितना? अब पीएनएल है ना, तो पीएनएल को जो चीज कम करती है प्रॉफिट को वो लॉस होता है, तो नेगेटिव के साथ ही लॉस आ गया। अभी नोट ना करिएगा प्लीज, थोड़ी देर में ये गलत हो जाना है। ये तो सही है, आपने बिल्कुल सही मुझे बताया कि फ्यूचर के लॉस को आपने आज ही रिकॉर्ड करना होता है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट यही कहता है, फ्यूचर लॉसेस को आज ही रिकॉर्ड कर लें। ऐसा ही है? और बोलो। लेकिन एक मसला आ रहा है, वो मसला पता है क्या है? वो मसला ये है कि अगर आप वो 400 वाले सरप्लस को अपनी जगह छोड़ दें, ठीक है, इनफैक्ट फिगर्स क्या होंगी मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि बैलेंस शीट के अंदर आपको रीवैल्यूएशन सरप्लस नाम की एक चीज नजर आ रही है, यानी फ्यूचर का गेन। और इधर आप कह रहे हैं कि पीएनएल के अंदर रीवैल्यूएशन लॉस को रिकॉर्ड कर लो, यही कह रहे हैं ना आप। अब एक अजीब सी सिचुएशन बन गई है, एक ही एसिड है, उस एसिड के बारे में हम कह रहे हैं फ्यूचर में 400 का गेन आएगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं फ्यूचर में 450 का लॉस आएगा, तो कोई बात बन नहीं रही। तो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? हैं? नेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अगर हम नेट करें तो नेट करके क्या आएगा? ये 400 पूरा खत्म हो जाएगा और यहाँ पे 40 रह जाएगा। ये 400 और 440 अगर खत्म कर दें तो नेट में क्या बचा? 40 का लॉस। अब ये ठीक है, तो एक एसिड के बारे में एक ही बात कर सकते हो ना आप
कि या तो वो फ्यूचर में गेन दे रहा होगा या फ्यूचर में लॉस दे रहा होगा। एक ही एसेट के बारे में कह रहे हैं फ्यूचर में गेन दे रहा, साथ ही कह रहे हैं फ्यूचर में, ये तो मुमकिन नहीं है ना। बोलो। अब फिर यहां से पता लगा कि अगर कभी आपको लॉस आएगा, अगर कभी आपको लॉस आएगा रीवैल्यूएशन पे, तो पहले आपने क्या देखना है, कोई पुराना गेन तो नहीं पड़ा, कोई पुराना सरप्लस तो नहीं पड़ा। अगर वो पड़ा होगा तो वो लॉस पहले उस सरप्लस को खाएगा। अगर मिसाल के तौर पे लॉस आता हमें 40 का, तो 40 का लॉस इसको खाता और बाकी भी फिर सरप्लस ही बच जाता, तो आगे कुछ भी ना जाता। ये लॉस 340 का आता, ये इसको खाता, आगे फिर भी कुछ ना जाता। लेकिन ये लॉस तो कितना हो गया, तो इतना लॉस आया कि सारे सरप्लस को खाकर भी कुछ बच गया, तो बचा खुचा लॉस फिर कहां जाएगा। ये यूं ही है, खुशियां आई थी, खुशियां वक्त के साथ साथ थोड़ी कम हो ही रही थी, लेकिन एकदम से गमों के इतने पहाड़ टूटे कि सारी खुशियों को खा गए। गम, लॉस, सरप्लस, खुशियां, तो पहाड़ लौसा, मैंने बोला था लौसा आया, इतने पहाड़ टूटे गमों के कि उन्होंने सारी खुशियों को भी खा लिया और गम फिर भी बच गए। कोई नहीं, खुशियां गम चलता रहता है, जिंदगी है, जिंदगी आगे चल के कल इंशाल्लाह तीसरी रिवैल्यूएशन करेंगे तो हो सकता है फिर खुशियां आ जाए, गमों के बाद भी खुशियां आ जाती है, तो चलता रहता है, तो दुनिया है, ठीक है, और सही है। जन्नत थोड़ी है कि बस चले गए तो चले गए, याशी है, यहां पे तो ऐसे ही है, और सही है। अब तरतीब क्या बनी, अगर कोई, अच्छा ऐसा भी हो सकता था पहली बार सरप्लस है, फिर सरप्लस आ जाता, अब सरप्लस आ गया तो सरप्लस में ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा ऐसा भी हो सकता था पहली बार ही लॉस आ जाए, तो लॉस पहली बार वाला तो कोई सरप्लस नहीं पड़ा, सारा पीएनएल में चला जाना था, फिर लॉस के बाद फिर लॉस आ सकता है, लॉस पे सरप्लस, सरप्लस पे लॉस, ये सब सिचुएशंस एक ही तरतीब पे चलेगी, कोई चेंज नहीं आनी, इंशाल्लाह देखेंगे हम, ओके। फिलहाल तो पहली सिचुएशन क्या बनी, हमारे पास रीवैल्यूएशन के वक्त एक लॉस आ गया। लॉस आया है तो देखो प्रीवियसली कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस एग्जिस्ट तो नहीं करता बचा कुचा। अगर कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस प्रीवियसली एग्जिस्ट करता है तो ये लॉस पहले उसको खत्म करेगा, अगर फिर भी लॉस बच गया तो पीएनएल में चला जाएगा, और अगर लॉस कम पड़ गया तो सरप्लस कुछ कम होकर फिर भी सरप्लस ही आता रहेगा। मैंने जैसे मिसाल दी है, तुम ऐसे करके देख रहे हो, मिसाल दी तो है मैंने, इधर क्या, इधर वो कर लिया तुमने। मैंने क्या बोला, अगर सिर्फ 40 का लॉस आता तो इसने क्या देखना था, पहले कुछ सरप्लस तो नहीं पड़ा है तो इसको खा जाता, लेकिन खा के फिर क्या बचता, 360 का सरप्लस ही। मैंने कहा 340 का लॉस आ गया, तब भी ये इससे आगे नहीं जा पाएगा, इसको फतह नहीं कर पाया, लेकिन इधर तो लॉस हो गया। 440 के लॉस ने आकर देखा प्रीवियसली को सरप्लस एग्जिस्ट करता है, तो उसने क्या किया, पहले उस सरप्लस को खत्म किया, ठीक है। सरप्लस को खत्म किया, कितना, 400, बाकी क्या बच गया, ये 40 का लॉस पीएनएल में क्या जाएगा, 40 का लॉस। अब यहां पे क्या बच गया और यहां पे क्या आ रहा है, ठीक है। अब ये एंट्री भी आपको वर्किंग ही कराएगी, ऐसी बात नहीं है, आपको वर्किंग सारा कुछ करा दिया करेगी, तो ये एंट्री आपको वर्किंग से खुद ब खुद आपकी हो जाएगी, देखना। अभी फिलहाल तो मैं अपने असूलों पे वापस आ रहा हूँ, कायम हूँ। वो असूल क्या मैंने बनाए थे जी, रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में क्या किया आपने, एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूएशन रीवैल्यूड अमाउंट लिखी है, और सरप्लस नहीं, आज क्या आ गया, लॉस। ये सरप्लस को हम पीएनएल में नहीं देखेंगे अभी, लेकिन लॉस को क्यों, क्योंकि फ्यूचर का लॉस, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है अनरियलाइज्ड लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर लो। लॉस अनरियलाइज नहीं होता, लॉस फ्यूचर का लॉस भी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि अक्लमंदी का तकाजा ये कि आज ही आप एनआरवी लॉस नहीं पढ़ के आए, एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करते थे ना, क्यों करते थे, इन्वेंट्री तो अभी बिकी नहीं है, तो अनबिक्ड है आपके पास, फ्यूचर में लॉस आने, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है आज ही रिकॉर्ड करो। आपने डाउटफुल डेट, बैड डेट तो है ना, रिटर्न ऑफ हो गया, डाउटफुल डेट को भी रिकॉर्ड करते थे, क्यों करते थे, वो तो फ्यूचर में भागेंगे, तो फ्यूचर के लॉसेस को आप आज ही रिकॉर्ड करते हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का यही तकाजा है। फ्यूचर के गेन को रिकॉर्ड नहीं करना, प्रूडेंस है, गेन जब हो जाए रियलाइज तब रिकॉर्ड करो। यानी वो असल में ये कहता है एसेट को ओवरस्टेट ना करो, लायबिलिटी को अंडरस्टेट ना करो, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो फ्यूचर की इनकम को रिकॉर्ड कर लो, एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लो, अक्लमंदी का तकादा ये है, लेकिन इनकम को फ्यूचर की रिकॉर्ड नहीं करते होते, ठीक है। अच्छा जी वापस आए,
मैं कह रहा था एंट्रीज, यकम जनवरी 2017 पे रीवैल्यूएशन हो रही है, तो रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में क्या करोगे, एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखोगे, सरप्लस या लॉस बैलेंसिंग। तो इस दफा क्या आ गया, लॉस। वर्किंग का मसला हल। अब एंट्रीज के अंदर क्या करना है, दो एंट्रीज हैं रीवैल्यूएशन की, दो एंट्रीज हैं, पहली एक्यूमुलेशन की ट्रांसफर की, दूसरी सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग की। अब आसान तरीका क्या है, वो लेजर तो मैं भूल ही गया जो बना रहा था, चलो दफा करो, देखते हैं, फिर देख लेते हैं। आसान तरीका क्या है, लेजर बन रहा उसको देख लो। उससे थोड़ा सा टफ तरीका क्या है, जर्नल एंट्रीज को देखो। कैसे, क्रेडिट हुआ था, डेबिट हो गया, खत्म हो गया, फिर क्रेडिट हुआ है, अभी तक यही पड़ा है। इसका मतलब एंट्रीज क्या बता रही हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, 100 रुपए का। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं एंट्रीज को भी छोड़ो, डायरेक्ट 17 की एंट्रीज आपसे मांग सकता है पर्चे में। वर्किंग तो लाजमी है, आप 15 से करके लाएंगे, लेकिन क्या एंट्रीज भी सारी करके फिर 17 में एंट्रीज करेंगे, ये तो मुनासिब नहीं है। तो फिर इसका हल क्या है, वर्किंग से देखें। वर्किंग में कैसे देखेंगे, रीवैल्यूएशन के दिन आके खड़े हो जाएंगे। ये रीवैल्यूएशन के दिन यानी यकम 17 पे खड़े होकर हमने देखना है ये एसेट अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ है, तो जवाब आएगा यस। अगर ये इस दिन रीवैल्यू हुआ था तो रीवैल्यूएशन में तो हम एक्यूमुलेशन को क्या कर देते होते हैं, एलिमिनेट करके निल। इसका मतलब इस एसेट से रिलेटेड एक्यूमुलेशन जो है वो इस लास्ट रीवैल्यूएशन के दिन से लेके इस दिन तक की होगी। इससे पहले वाली तो क्या हो चुकी है, एलिमिनेट। तो फिर कितनी पड़ी हुई है, 100। ये डायरेक्ट भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन ये सबसे मुश्किल तरीका है वर्किंग से देखना। बट ये देखना आ जाए तो कोई मोहताजी नहीं रह जाती हमारी। ठीक है, लेजर अगर आप बना रहे हैं साथ साथ, बना दूं फटाफट लेजर। उसके अंदर आपको 17 के साल के स्टार्ट में कर ही देते हैं, एंट्रीज ही करनी है। ये तो सो ही गए, लेजर अच्छे खासे ओपन हुए थे जी। 16 वाले साल में क्या किया था हमने, सबसे पहले ट्रांसफर की एंट्री की थी, उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रही थी। इसको जरा इधर ले आते हैं, जरा ऐसे जरा दिल कर रहा था, टाइम भी तो वेस्ट करना है ना, अड्डे पे आ गए हैं, सवारियां भी तो पूरी करनी है ना। ऐसी बातें सोचते होंगे आप। अच्छा जी, अब ये 16 के अंदर हमने किया था एक्यूमुलेट एक्शन डेबिट एसिड क्रेडिट, ये एंट्री हो गई थी। ठीक है, फिर बिल्डिंग डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, और ओसीआई से होकर वो रियल सरप्लस के लेजर में आ गया। तो बिल्डिंग डेबिट कितने से, 450 था, ब्लू ईयर चल रहा है, 450। तो बिल्डिंग डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट हुआ था, और वहां से फिर ये रीवैल्यू सरप्लस के लेजर में आ गया। ठीक है जी, अब यहां क्या लिखेंगे हम, यकम जनवरी 16 पर यकम जनवरी 16 बिल्डिंग डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। तो यहां पे लिख देंगे हम बिल्डिंग, और लगा दो मेरे जिम्मे आमिर, लगा दो, ये सेट ना करना कि रोज इधर आके क्यों ऐसा करता है, पूछना ना किसी से, मेरे जिम्मे लगा देना बस, ये सर कर रहे हैं जो कर रहे हैं जी। तो रीवैल्यूएशन के दो एंट्रीज, एक्यूमुलेशन डेबिट एसिड क्रेडिट, एसिड डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, और ओसीआई से होके ये बेसिकली क्या है, ये चेंज इन इक्विटी वाला कॉलम है जो लेजर में बना हुआ, जैसे रिटेन अर्निंग का लेजर होता है, ये वो है। ओसीआई से होके इधर पहुंच गया। ठीक है, चलें आगे। फिर क्या हुआ जी, ईयर एंड पर डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, इतना सा काम है। ये तो देखो, ये जानबूझ के मैं साथ करा रहा हूं ताकि ये पक्का हो जाए, क्योंकि अब कल से मैंने ये लेजर नहीं बनाने, लेकिन जब हमने पहुंचना है पीपी के नोट पर, तो नोट तो कुछ भी नहीं, ये तो एसेट और एक्यूमुलेशन के लेजर के ही स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्जन का नाम होगा। तो उस वक्त फिर मैं डायरेक्ट नोट बना रहा हूँ, तो कॉलम के अंदर यूं लिखा होगा एसेट अकाउंट में, ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, ट्रांसफर, रीवैल्यूएशन, क्लोजिंग, वो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा होगा। तो वो क्या होगा, आपके दिमाग के अंदर ये लेजर बना हुआ होगा, इसलिए बना रहा हूं। तो जरूरत ही नहीं है, मैं इतना आसान काम करा रहा हूं, क्यों करा रहा हूं, मुश्किल के लिए तैयार कर रहा हूं आप। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट
एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से जी? 100 से। और उसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट कितने से जी? 50। ठीक है। उसके बाद साल खत्म हुआ तो 31 दिसंबर 16 पर क्लोजिंग एसेट कितना आ रहा है? ये 900 आ रहा है तो सही है। अब यही हमारे पीपी के नोट के अंदर एसेट अकाउंट का जो लेजर होगा ना, वो लेजर स्टेटमेंट फॉर्म में, तो क्लोजिंग में वो फेयर वैल्यू दिखाएगा। ये सही, ये निशानी होगी सही सवाल जा रहा है कि एसेट अकाउंट क्या शो कर रहा है। अब इसी को तो कहते हैं कि हम इसको उठाकर फेयर वैल्यू पे ले गए। लेकिन ये फेयर वैल्यू बैलेंस शीट में नजर तब आ सकती है अगर ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन हो। अगर ईयर के स्टार्ट पे रिवैल्यूएशन हुई है तो फिर अभी डेप्रिसिएशन होना भी बाकी है। तो डेप्रिसिएशन हुई, एंट्री पड़ी 31 दिसंबर 2016 पर, कैरी डाउन बैलेंस आ गया कितना जी? ठीक है। अब इसको भी क्लोज कर दिया हमने। 31 दिसंबर 2016 पर कैरी डाउन आ गया 400। तो ये आप बेशक देख लो, यही आपकी बैलेंस शीट के अंदर चीज़ें नज़र भी आ रही हैं। ठीक है। बैलेंस शीट में आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है 900 माइनस 100 800 पे। चेक कर लो, लेजर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वर्किंग से ही एक्सट्रैक्ट्स बने। कॉस्ट 900 लेस एक्यूमुलेटेड कॉस्ट, नहीं रीवैल्यूड अमाउंट कह लो। रीवैल्यू मैंने लिखा था पहले दिन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट रीवैल्यूएशन मॉडल में, रीवैल्यूड अमाउंट लेटेस्ट वाली लेस एक्यूमुलेटेड डेप्शन इज इक्वल टू बुक वैल्यू। 800 ही है, 800 नजर आ रही। वर्किंग से डायरेक्टली उठा लिया, इतना आसान काम है वर्किंग से एक्सट्रैक्ट्स बनाना। ठीक है। और रिटेन्ड अर्निंग्स, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है, ये कितना नजर आ रहा है? 400। देख लो लेजर का क्लोजिंग बैलेंस 400। तो ये लेजर्स बनाने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती है कि हम वर्किंग से डायरेक्ट ही उन चीजों पे पहुंच रहे हैं। लेजर नहीं मांगेगा आपसे, तो नोट मांगेगा, तो इस लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो दिमाग में लेजर होगा तो इजी रहेगा वो, इसलिए ये सारी एफर्ट चल रही है। पर्चे में सवाल नोट का आता है 80%, और अगर नहीं आएगा तो एक्सट्रैक्ट्स आ जाएंगे, वो भी यही है, देख रहे हो। तो IAS 16 कुछ नहीं है, लेकिन आलू है, आलू हर जगह पे पड़ा हुआ। इसका अपना सवाल, यानी मैं अगर हिसाब लगाऊं ना, हिसाब, कि जिन्होंने लेक्चर नहीं पढ़े उनको बता रहा हूं इंपॉर्टेंस, अगर हिसाब लगाऊं ना, हिसाब, तो तकरीबन 30 से 35 नंबर पर्चे में इसी के होते हैं। अब आपको इतने कैसे हो सकते हैं भाई? देखो, इसका अपना सवाल आ गया 15 से 18 नंबर का, इसका अपना सवाल आ जाता है। उसके बाद ये दूसरे टॉपिक्स में भी मिक्स है, IAS 40 के साथ मिक्स होकर आ जाता है, 23 के साथ मिक्स होकर आ जाता है, 20 के अंदर इसकी एडजस्टमेंट आ जाती है। चलो ये तो हो ही गए। इसके अलावा IAS 8 चेन इक्विटी और IAS 8 के अंदर ये पड़ा होगा। फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट के अंदर इसकी एडजस्टमेंट होगी, NPO के अंदर इसकी एडजस्टमेंट होगी, कैश फ्लो के अंदर इसकी एडजस्टमेंट होगी, यू नेम द टॉपिक। रेशोस के अंदर पता होगा, इसका तो डिस्कशन इसकी भी हो रही होगी। यानी कोई ऐसा टॉपिक आपको नहीं मिलेगा जिसके अंदर ये आपको ना मिले। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन है वही जो हमने 10 दिन में पढ़ लिया। मजाक से हट के कह रहा हूं, बाकी तो उसी की प्रैक्टिस है। अब ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब फनकारी क्या लगा रहा हूं, मैं आपको नोट तैयार कर रहा हूं, बता नहीं रहा। रिवैल्यूएशन तो मैंने आपको सिखा दी थी कल, हाँ ये आज थोड़ा सा रहता है, फिर कल तीसरी रिवैल्यूएशन के साथ मजीद पक्का हो जाएगा, तो रिवैल्यूएशन के जो पॉसिबल केसेस हैं वो आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, सही है। अब 17 के अंदर क्या करेंगे जी, बोलें। सबसे पहला काम, क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बना लें। ठीक है जी। तो 1 जनवरी 17 बिल्डिंग 900, ओपनिंग 1 जनवरी 17, तो ये वही 100 है जो हमने वर्किंग। तो देखो क्या हमें जरूरत है इनको बनाने की, हम बगैर लेजर को देखे ही हमने ये डिसाइड कर चुके थे कि 1 जनवरी 17 जिस दिन एसेट रीवैल्यू हो रहा है उस दिन एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर क्या बैलेंस पड़ा हुआ है? 100 है। कोई जरूरत इसको बनाने की अब, लेकिन पक्का कर रहे हैं बस। ठीक है ना, आइंदा थोड़ी मैं बनाऊंगा, मैंने कहा कल से मैं नहीं बनाऊंगा ये, इंशाल्लाह। ब्रॉड डाउन कितना, तो बस ये मैं आपको बता, तो 17 में हम खड़े थे। ठीक है, और सही है। चलो फिर छुपा दो। ये तो हम वैसे ही डिसाइड कर लिया हमने कि एसेट एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 100। कोई एंट्री से देखे तो देख ले, 50 क्रेडिट हुआ था, डेबिट होके एलिमिनेट, नील। 100 क्रेडिट हुआ था, अभी कुछ नहीं हुआ, इसको डेबिट नहीं हुआ, तो ये पड़ा है। लेकिन इससे भी बेहतर तरीका क्या है, रीवैल्यूएशन के दिन आगे खड़े हो जाओ। ये रीवैल्यूएशन का दिन है ना, 31 दिसंबर 16 या 1 जनवरी 17, इस दिन खड़े होकर हमने पूछा एसेट, क्या तुम 1 जनवरी 17 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुए हो? उसने कहा यस।
यकम यानी 16 को हुआ था। हमने कहा इसका मतलब इस दिन तक की डेप्शन तो एलिमिनेट होकर क्या होगी नील। तो फिर अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर इन दो डेट्स के दरमियान वाली डेप्शन इकट्ठी हुई पड़ी होगी और वो कितनी है, सिर्फ 100। तो फिर पहली एंट्री क्या पड़ी, ट्रांसफर की। वर्किंग से देख कर ही कर सकते हैं। अब हम समझ आ रही है ना, क्या एंट्री पढ़ो, बोलो क्या एंट्री पड़ेगी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, बिल्डिंग क्रेडिट, कितने से, 100 से। उसके बाद हाँ जी, उसके बाद क्या करेंगे जी, उसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस की एंट्री करनी है। ठीक है, अब सरप्लस नहीं है, लॉस है। मेरा दिल ये कह रहा है कि आप लोग इस एंट्री को खुद ट्राई कर सकते हैं। ऐसे ही जरा दिमाग में ही सोच लें, अगर आप डर रहे हैं सफ़ा गंदा करने से तो दिमाग में तो कम से कम सोचें इस एंट्री को। फिर मैं अभी करता हूं एंट्री, देखें हो सकता है आपकी एंट्री सही ही हो जाए। आपकी, मैंने कहा था वर्किंग आपको एंट्री करा देगी। थोड़ी हिम्मत करें, शाबाश, सब हिम्मत करें, डरना मना है। डरना मना है, कर लें दिमाग में कर लें एंट्री, कुछ भी नहीं होगा भाई। ये देखो इसकी नेचर, ये क्या हो रहा है, क्रेडिट, कम तो क्रेडिट। इसकी नेचर कम हो रहा है तो डेबिट। इसकी कोई नेचर नहीं है, प्लस है तो बढ़ रहा है, पीएनएल, पीएनएल का बढ़ना क्रेडिट होता है, और माइनस है तो मतलब डेबिट हो रहा है। अब यही एंट्री है, यही एंट्री है। ठीक है, आप तो बेसिक वर्किंग की तरतीब से कर लो, दो लाइनें छोड़कर। सबसे पहले बिल्डिंग क्या हो गई जी, बिल्डिंग क्रेडिट, कितने से, 440। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस, सरप्लस डेबिट हो रहा है। रीवन सरप्लस का लेजर डेबिट हो रहा है। भाई पॉज करा रहे हैं भाई, क्या हो गया यार जी, भाई की बैटरी खत्म हो गई थी। अच्छा जी, बड़े गलत मौके पे खत्म हुई है वैसे बाय द वे जी। बिल्डिंग क्रेडिट 440, रीवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर डेबिट हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, लेकिन वेरी गुड ओसीआई में, क्योंकि मैंने आपको बोला था जिस दिन रीवैल्यूएशन होनी है उस दिन रीवैल्यूएशन सरप्लस का चेंज ओसीआई में प्रेजेंट करना लाजमी है। अब वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चेंज असल में तो ये देखना है कि कितना ओसीआई को हिट करना है, हम कितना रीवन सरप्लस को हिट करना है, तो वो ओसीआई से ही हिट कराना होगा हमने। ठीक है, अब देखो साइंस देखो, रीवन सरप्लस डेबिट ओसीआई में कितने से, 400 से, और बैलेंसिंग फिगर कहां फेंक दो अब, तो पीएनएल के अंदर मैं ये लिख देता हूं आपके लिए, रीवैल्यूएशन लॉस आपके लिए लिखा है मैंने, पीएनएल, ये बैलेंसिंग फिगर, यहां पे बैलेंसिंग भी लिख सकते हैं लेकिन जगह कम है। तो ये जनाब आपकी जर्नल एंट्री हो गई, रीवैल्यूएशन। सरप्लस भी आ सकता था, लॉस भी, अब की बार लॉस आ गया तो लॉस की एंट्री कर दी। हाँ जी, इस एंट्री को देखें तसल्ली से, फिर मैं इसकी पोस्टिंग करूं। तो वर्किंग आपको एंट्री करा रही है, ऐसे ही है ना। बिल्डिंग क्रेडिट 440, रीवल सरप्लस इन ओसीआई। अच्छा, ये इन ओसीआई जो है ना, ये याद रखना, ये कब होगा, जब कभी रीवैल्यूएशन होगी। रीवैल्यूएशन किस दिन हुई है, यकम जनवरी 16 पे हुई है, तो अगर इस कॉलम को हिट पड़ी है तो वो ओसीआई में पड़ेगी। नहीं पड़ती, मसलन पहले ही दिन लॉस आ जाता, पहली बार क्या आता लॉस, तो सीधा कहां चला जाता वो, पीएनएल में, कोई सरप्लस हिट ही ना होता, तो फिर ओसीआई में कुछ भी नहीं आना था। ये बात समझ आई है। डिफरेंट सिचुएशंस आएंगे हमारे सामने आगे चलकर, लेकिन रीवैल्यूएशन भी हो और जमाई ना ले यार उस्ताद, ये भी जमाई लेने का टाइम है यार, इतनी अहम बात कर रहे हैं, सबसे अहम बात है आज 11 लेक्चर्स के अंदर, 11वें लेक्चर के आखिरी टाइम में, ये 11 लेक्चर में सबसे अहम बात कर रहा हूं, जाग दो। रीवैल्यूएशन भी हो और उस रीवैल्यूएशन के होने पर ये सरप्लस के कॉलम को हिट भी हो, तो ये दोनों चीजें जब कॉमन हो जाएंगी तो ओसीआई में प्रेजेंटेशन आनी है, चाहे वो प्लस है चाहे वो माइनस है। ये बात याद रहेगी। इस पर स्टार लगाओ, स्टार लगाकर ये जुमला उर्दू में लिख लो ताकि जिंदगी भर काम आता रहे। 2 से 3 टॉपिक में ये काम आना है आगे।
वहां पे जाके इसलिए नहीं सिखा रहा कि वहां पे नए सिरे से मुसीबत में पड़ जाना था मैंने, अभी टॉपिक चल रहा है तो ये सिखा दूंगा, वहां पे जाके सिर्फ रिवीजन होगी। ठीक है, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, वैसे मैंने क्या बोला था, रीवैल्यूएशन भी हो रही है, यानी रीवैल्यूएशन का भी दिन हो, यूं लिखो, रीवैल्यूएशन का भी दिन हो, और आरएस लिखना, पूरा रीवैल्यूएशन सरप्लस लिखना, मैं बोलूंगा पूरा, आपने आरएस लिखना है। ओके, लिख लो, कुछ नहीं होता, पहला दिन है तो क्या हो गया, पेन नहीं है, दो यार इसको पेन, कॉपी भी नहीं होगी, हाँ दो, अभी मुझे ख्याल आया। चलो खैर, अब शर्म करो थोड़ी सी, आज का दिन भी जाया कर दिया जी। क्या बोल रहा था मैं, रीवैल्यूएशन का दिन भी हो, दिन रीवैल्यूएशन का दिन भी हो, और रीवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम को हिट भी पड़े। जब ये दोनों चीजें कॉमन होंगी तो वो मूवमेंट, पहले मैं जुमला बना रहा हूं फिर लिखवाना भी है, मेरे मुझसे बन रहा ना, अपना तो जुमला बना लो। जुमला क्या है सुनो, ये पिछली बार वालों को ऐसे नहीं लिखवा रहा, इसलिए डिफरेंट हो जाता है हर दफा। रीवैल्यूएशन का दिन भी हो और रीवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम को हिट भी पड़े, चाहे वो प्लस की हिट है या माइनस की, वो कहां नजर आएगी, ओसीआई में। ठीक है, अब यही जुमला लिख लो बस, ये बन गया, रीवैल्यूएशन का दिन भी हो, नंबर 2, और रीवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम को हिट भी लगे, चाहे प्लस चाहे माइनस, वो ओसीआई में शो करेंगे, वो चेंज प्लस माइनस, वो चेंज ओसीआई में शो करेंगे। आखिरी बार सुनो, रीवैल्यूएशन का दिन भी हो और रीवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम को हिट भी पढ़े, चाहे प्लस चाहे माइनस, वो चेंज, वो हिट, वो चेंज कहां शो करनी है, ओसीआई में। अब देखो, रीवैल्यूएशन का दिन भी है और सरप्लस का कॉलम हिट भी ले रहा है, तो ओसीआई में शो भी किया है, और है कौन सी मूवमेंट, प्लस वाली, तो प्लस वाली शो कर दी। सरप्लस को, अच्छा ये तो क्लोजिंग है ना, दिस 0 प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, इसकी कोई एंट्री नहीं है, ये क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं, ठीक है ना, एंट्री तो इसकी होनी है 450 की। अब रीवैल्यूएशन सरप्लस को तो ये भी हिट लग रही है, लेकिन रीवैल्यूएशन का दिन नहीं है, इसलिए ये 50 की एडजस्टमेंट आपको इधर नजर आई है, इसने ओसीआई को हिट नहीं किया, ठीक है, बल्कि हाँ 16 वाला साल है। ओके, ठीक है ना, तो याद रहेगी ये बात। अच्छा रीवैल्यूएशन का दिन भी आ गया और रीवैल्यूएशन सरप्लस को हिट भी पड़ रही है, तो फिर ये हिट ओसीआई में शो करनी है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस। अब देख लो, यहां पर प्लस था, सरप्लस बढ़ रहा था, तो ओसीआई में क्रेडिट सरप्लस गेन प्रॉफिट्स क्रेडिट बढ़ते हैं, तो क्रेडिट पॉजिटिव नजर आया, ऐसे ही है। रीवैल्यूएशन का दिन आया और सरप्लस के कॉलम को हिट भी लग रही है, तो ये हिट ओसीआई में शो करनी है। ओसीआई में कितने लिखा है, ये ओसीआई में, ये हिट ओसीआई में शो करनी है, तो कर दी। अब गौर से देखो, ये सरप्लस क्रेडिट हो रहा है या डेबिट हो रहा है, तो पीएनएल या ओसीआई स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के आइटम्स है ना, इनमें लॉसेस एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और इनकम्स गेन्स क्रेडिट होते हैं, तो ये नेगेटिव होकर शो होगा, लाइक लॉस। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर इसको प्रेजेंट करूं, इस एंट्री को, तो ये एंट्री यूं पड़ी है, चेक करो जरा, अक्यूमुलेशन डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट, ये तो बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, मैं ओसीआई की बात कर रहा हूं। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट कितने से, डेबिट कितने से, 400 से। डेबिट मतलब नेगेटिव लॉस है ये। अब यहां पे मैंने क्या लिखा, रीवैल्यूएशन सरप्लस ही लिख दिया, सरप्लस ही लिख दिया, इसके आगे क्या लिख दिया, चेंज, आपको समझाने के लिए। चेंज पॉजिटिव है तो क्रेडिट है, गेन है, चेंज नेगेटिव है तो लॉस है, डेबिट। ठीक है, सही हो गया। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई डेबिट,
P&L डेबिट, रीवैल्यूएशन लॉस कितना 40 और बिल्डिंग क्रेडिट। डन, ये बात समझ आई? ठीक है, एंट्री नजर आ रही है? ओके, अब इससे होगा पता है क्या? चलो बाद में देखते हैं क्या होगा, आगे बढ़। अगला काम क्या करना है जी? टाइम ही मुक गया है, पास पेपर 1 और 4 नहीं ना करवाया। देखो फिर मैं कच्ची लस्सी की तरह बढ़ता जाता हूँ, इसलिए कहा था पहले करा लो। वो जो मैंने अगला सवाल कराया था 17 में रीवैल्यूएशन ना हो तो वो आज प्लान में नहीं था। अब आप लोग नहीं पहले सवाल कराएंगे तो ऐसे ही वो रहता रह जाना है। मैं तो फिर ऐसी लंबी बात करते ही जाता हूँ मजा आ रहा होता है, बंदा कहता है चलो नई चीज़, अच्छा ये भी बता दूँ, ये भी बता दूँ, ये भी बता दूँ। अब गया सारा लेक्चर। डेप्रिसिएशन की एंट्री कराओ, बल्कि पहले कैलकुलेशन करवाओ। डेप्रिसिएशन का रूल क्या है? रीवैल्यूड अमाउंट पकड़ेंगे, कितनी है? 360। ठीक है जी, तो रीवैल्यूड अमाउंट 360 पकड़ी और इसी दिन यकम जनवरी 17 पे जिस दिन की अमाउंट उठाई है उसी दिन की खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। तो अगर यकम जनवरी 15 पे एक एसेट आया था, अच्छा निकालनी हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट से लेकर है, ठीक है ना? यकम जनवरी, अनलेस के कोई एस्टिमेट चेंज हो जाए, अभी कोई एस्टिमेट चेंज नहीं हुआ, ठीक है? ओके, रीवैल्यूएशन अगर यकम जनवरी 15 को एक एसेट आया था, उसकी लाइफ 10 साल थी, तो यकम जनवरी 17 तक कितने साल गुजर गए? 2, तो कितने रिमेनिंग है? तो जनाब ये आपने हशर कर दिया, कितना? 45। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पड़ी? 31 दिसंबर 17 पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितने से? 45। ठीक है, अब ये डेप्रिसिएशन यहां पे कितनी आ जाएगी? यहां तक कोई मसला? अच्छा, अब अगर रीवैल्यूएशन ना हुई होती तो डेप्रिसिएशन 50 रुपए आया करती थी। हमेशा देखना वहीं सही है, ओरिजिनल हिस्टोरिकल कॉस्ट से। आम हालात में यानी रीवैल्यूएशन के अलावा अगर सिचुएशन होती तो डेप्रिसिएशन कितनी आती? 50। अब की बार रीवैल्यूएशन हुई है डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हो गया है? आम हालात की निस्बत कितना? 45, यानी 5 रुपए से कम हो गया। अब इसके कम होने का असर प्रॉफिट पे क्या पड़ा होगा? ऐसी तरह मैं कर देता हूं आपको समझाने के लिए कि ये कम हुआ तो प्रॉफिट इस वजह से 5 रुपए से बढ़ गया। ठीक है जी, ओके, बात समझ आई? सिचुएशन उलट गई। अपवर्ड रीवैल्यूएशन हुई थी तो डेप्रिसिएशन बढ़ी थी, डेप्रिसिएशन बढ़ी थी तो प्रॉफिट कम हुआ था। अब डेप्रिसिएशन के बढ़ने की वजह आउटसाइड पीएनएल थी और उसका असर, डेप्रिसिएशन का असर इनसाइड पीएनएल पड़ा हुआ था, तो हमने यहां पे आके ट्रांसफर की एंट्री से काम चला लिया था। डन। इस साल क्या हुआ है? अपवर्ड नहीं, डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन हुई है। डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आम हालात की निस्बत कम हो गया। ये कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ा। अब समझिएगा जरा, 40 रुपए का ही असर है ये असर दरअसल किसका है? 40 रुपए का ही है। अभी देखना वहीं से निकलेगा। अब डेप्रिसिएशन कम हुई जिस वजह से प्रॉफिट पे असर पड़ा, जिस वजह से कम हुई वो वजह भी यहीं पड़ी है, यानी वजह भी इनसाइड पीएनएल है और उसकी वजह से होने वाला डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट भी तो आउटसाइड पीएनएल तो है ही कुछ नहीं। इसलिए कोई ट्रांसफर की एंट्री, अगर कोई जबरदस्ती एंट्री करना भी चाहे ना, ये दोनों असर किस पे पड़े हुए हैं? इस 355 पे है ना। और बोलो, डेप्रिसिएशन 5 रुपए से कम हुई जिस वजह से प्रॉफिट 5 से बढ़ा। ठीक है, ये वजह जिस वजह से डेप्रिसिएशन कम हुई है, वजह कहां पड़ी है? इसी के अंदर ही पड़ी हुई है। तो ये क्या आके कहेगा? अबू हमारी अपनी वजह से 5 रुपए हमसे कम हो गए। तो अबू कहेंगे ठीक है बेटा, ये मुझसे ले लो 5, यहां से लेकर यहां पे फेंक दो। 5 रुपए रिटेन्ड अर्निंग में से निकाल लो और रिटेन्ड अर्निंग में डाल दो। क्यों? क्योंकि इस 5 रुपए की डेप्रिसिएशन के कम होने की वजह से प्रॉफिट 5 से बढ़ा। ये प्रॉफिट कहां आ गया? रिटेन्ड अर्निंग में। तो रिटेन्ड अर्निंग में प्रॉफिट को 5 से क्या कर दो? कम। और बढ़ाओ किसको? भाई जो वजह है, वजह कहां पड़ी है? अब वो आउटसाइड पीएनएल नहीं है। बहरहाल लॉजिक है,
किसी किताब में आपको ये लॉजिक नजर नहीं आएगी, लेकिन और ना ही ये एंट्री कभी लिखी हुई नजर आएगी। मैं वैसे ही आपको ये जबरदस्ती भी अगर एंट्री कराऊं ना, कभी भी ये एंट्री आप बल्कि नहीं करवाते ही नहीं। अगर कोई एंट्री होती तो उसकी एंट्री क्या होती, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। तो ये क्या एंट्री है, ठीक है। लेकिन सादा बात क्या है, इधर देखो, डेप्रिसिएशन 50 रुपए से बढ़ गई थी आम हालात की निस्बत अपवर्ड डिवीजन की वजह से। तो हमने कहा था डेप्रिसिएशन ज्यादा आई है, जिस वजह से आई है वो वजह आउटसाइड पीएनएल है, तो इसका कसूर था, प्रॉफिट कम हुआ और गेन हमें रिकॉर्ड नहीं करने दिया गया था। तो हमने कहा था कि जी अगर डेप्रिसिएशन बढ़ गई है, उस वजह से प्रॉफिट कम हुआ है और उसकी वजह आउटसाइड पीएनएल पड़ी है, तो फिर इनमें लड़ाई पड़ गई, तो ये हमने सुलह करा दी ट्रांसफर करके। लेकिन यहां पर वजह भी भाई इनसाइड पीएनएल है, इसी 40 का असर है। कैसे 40 का असर, अभी दिखाऊं, नशर करके देखो, नशर कितना होगा, ये देखो 40 का लॉस को डिवाइड बाय 8 करो, क्या आता है, वही 5 है। नहीं, डेप्रिशिएट तो कर ही नहीं रहे हम, एंट्री भी इसलिए नहीं कर रहे, पर वर्किंग के अंदर इसको करना है लाजमी। उसकी वजह कल बताऊंगा इंशाल्लाह, जब तीसरा गेन, बल्कि कल बताऊंगा एक सवाल के अंदर। अगर ये करें ना तो हमारी एंट्री आगे वो गेन या लॉस आगे गलत निकल आता है, इसलिए करना जरूरी। एंट्री तो मैंने पहले काटी है, ठीक है, लेकिन ये वर्किंग के अंदर इसको कम जरूर करना है। अब एक मसला आ गया, ये नेगेटिव फिगर है, अगर मैंने इसमें से मजीद 5 नेगेटिव लिखा तो ये तो 45 हो जाएगा, जबकि मैं कह रहा हूं इसको क्या करना है, हमने आहिस्ता आहिस्ता कम ही करना है, इसकी कोई एंट्री नहीं होनी, +5। अब 31 दिसंबर 2017 आएगा तो बुक वैल्यू एसेट की क्या हो जाएगी, 300, और यहां पर ये -35 आएगा। ये -35 कहीं नजर नहीं आना, और ना ही ये +5 की कोई एंट्री होनी है। वर्किंग में क्यों किया है मैं अभी प्रूव नहीं कर सकता, एक तो टाइम भी बहुत ऊपर हो गया, वैसे भी मैंने नहीं करना था आज प्रूफ। ये फिर जिस किसी सवाल के अंदर तीसरी रीवैल्यूएशन होगी, कल होगी ना, मुझे फिर एंड पे याद करा देना, फिर मैं इसको प्रूफ करूंगा कि अगर ये +5 ना लिखें तो अगले साल के अंदर जाके गेन लॉस सही नहीं निकलता, इसलिए ये करना जरूरी है। वरना ना तो इस +5 की को हमने एंट्री की है, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं है, और ये 35 नेगेटिव भी कहीं आपको पीएनएल या बैलेंस शीट में नजर, कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नजर नहीं आएगा। ये जस्ट वर्किंग के अंदर रहे, लाजमी है लेकिन यहां लिखने। ओके, सही है। डेट दसो जी, 31 दिसंबर 2017 पर क्या आ गया हमारे पास, ये बुक वैल्यू आ गई, ठीक है। कोई बात नहीं, जाते जाते कोई बात नहीं भी समझ आती होती, खैर है। वैसे समझ आ गई ये बात, क्या समझ नहीं आया, हाँ यहां तक समझ आ गई, आगे क्या होना है वो तो मैंने अभी किया नहीं ना। वो आप कहते हैं भाई मुझे अगली बात समझ नहीं आएगी, लॉस कैसे, सरप्लस कैसे गलत आएगा, वो जब आएगा तो बताऊंगा। अभी तो तीसरा साल नहीं, 2 साल, ये 31 दिसंबर 17 तक ये एंट्री क्यों नहीं करनी, समझ आई है। एंट्री क्यों नहीं करनी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट भी पीएनएल में पड़ा है, और जिस वजह से डेप्रिसिएशन इंपैक्ट हुआ है, ये कम हुई है डेप्रिसिएशन, वो भी उसी के अंदर ही है। इसलिए अगर कोई जबरदस्ती करे भी तो रिटेन अर्निंग डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट कर सकता है, पर कोई जरूरत नहीं है। किताबों में ये लॉजिक भी कहीं लिखी नहीं हुई है, बस एंट्री ही नहीं होती, ठीक है। उसके पीछे रीजन यही है, अनरियलाइज्ड गेन था, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज करा रहे हैं, तभी ये एंट्री पड़ रही है। लेकिन यहां पे तो लॉस है, तो फ्यूचर के लॉस में तो कुछ अनरियलाइज रख के रियलाइज नहीं करते हो, तो सारे का सारा रिकॉर्ड कर देते हैं। वो अलग बात है कि हमारे सवाल में पहले कुछ सरप्लस था, वो खाकर बचा कुचा लॉस पीएनएल में आया, ठीक है, सही है। क्लोज कर रहा हूं इसको मैं। अब ये जनाब अपनी गाड़ी पे बैठेगा, अपनी गाड़ी पे बैठा और सरप्लस में आया, और देखो बेहतरीन हो गया ना, काम खा गया, ये देखो खत्म हो गया। जब एक सरप्लस ही खत्म होगा तो ट्रांसफर ट्रूसफर कहां से आना है, ठीक है। ये सॉरी नेगेटिव है ये, तो ये जनाब आपका सवाल हो गया खत्म। तो ये ऐसी तरह वो मैंने जो एक्स्ट्रा काम कर गया हूं ना, तो एक ओसीआई में -400 नजर आया, तो इधर आ गया। अब ये कितना होगा, अब ट्रांसफर ट्रूसफर भी कोई नहीं है, तो सरप्लस होगा तो ट्रांसफर होगा, लॉस है तो फिर लॉस तो इधर आता ही नहीं है स्टेटमेंट इक्विटी के अंदर, वो तो रिटेन अर्निंग में पड़ गया और वहां पे पड़ा हुआ है, तो वहीं पे लॉस है, वहीं पे इंपैक्ट है, तो इसलिए कोई एंट्री नहीं करते। कुछ उम्मीद समझ आ रही होगी इस बात की, ठीक है। बोलो क्लोजिंग 1382, और ये देखो सरप्लस क्या हो गया, 0, वर्किंग से मैच कर रहा है अभी भी। सरप्लस क्या हो गया,
सही है, ठीक है। हाँ जी, शेयर कैपिटल 700, 1382, रिटेन्ड अर्निंग्स 0 लिखूं या मिटा ही दूं इसको? मिटा ही देता हूं, ये तो नजर ही नहीं आएगा ना, अब गया, खत्म हो गया, ठीक है। और एसिड की बुक वैल्यू 315 पे पड़ी, ठीक है। तो इसको जरा जूम आउट कर दो भाई, इनको सारी पिक्चर सामने होनी चाहिए। ये अल्टीमेट हो गया काम, ये जो आपको ये दिखाया ना, ये नेगेटिव करके इधर आना, ओए होए होए, इसके बाद फिर कुछ नहीं है। अब सोल्यूशन अब कॉपी तो करवाई नहीं, वो तो व्हाट्सएप चल गया होना, लेकिन ख्याल ही नहीं रहा, फरते जज्बात में क्लास में फिर मैं खो जाता हूँ ना। असल मसला ये हुआ, व्हाट्सएप तो चल गया होगा, वो मैं फिर आपको ना ग्रुप्स में तो है ना आप लोग, मैं वहीं ग्रुप में ही भिजवा देता हूँ, वो 2 सोल्यूशन है। वैसे ज़रूरत कोई नहीं है, आपका जो लेवल इस वक्त बना हुआ है ना, कल वाले होमवर्क के 2 सवालों को आप देखें भी ना तो मसला कोई नहीं है, लेकिन स्टिल मैं उसको व्हाट्सएप कर दूंगा, ओके, ठीक है। सोल्यूशन अभी आपने क्या करना है, 55, 56, 57, ये 3 सवाल होमवर्क में करके आने हैं। 55, 56, 57, और ये जो 56 है ना, इसमें ध्यान से देखना, यकम जनवरी 10 को एसेट आया और फिर 2 साल बाद रीवैल्यू हुआ है, फिर 2 साल बाद दूसरी रीवैल्यूएशन हुई है। ध्यान से करना सवाल, मैंने इसी की तैयारी कराई थी कि अगर अगले साल रीवैल्यूएशन ना हो तो सेम टू सेम चलता है, वरना कल इस पे टाइम लगना था, तो आज जरा ज़्यादा टाइम लग गया। कल फिर 1 और 4 करेंगे, पास्ट पेपर 1 और 4 करेंगे। लेजर्स देखें, जर्नल एंट्रीज लाजमी करनी है, एक्सट्रैक्ट्स लाजमी बनाने हैं आपने, तो लेजर आपको मैं माफ किए देता हूं। वैसे तो लेजर मैंने ये वाले भी पूरे करने हैं, फटाफट करा दो। तो पहले जनाब क्या करोगे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, जल्दी से बताओ, एसेट क्रेडिट, फिर यहां पर एसेट लिखो, फिर जनाब लॉस आया है, अब लॉस को लिखना है तो एसेट अकाउंट 440 से इकट्ठा ही क्रेडिट हुआ है, इसका एक डेबिट पड़ा है रीवैल्यूएशन सरप्लस को और दूसरा पीएनएल को, वो मैं बना नहीं रहा, लेजर बना रहा हूं ना, ठीक है। तो ये इस तरह से है, कल फिर इसको मैं बता दूंगा दोबारा। तो यहां पे हमने क्या लिखा जी, रीवैल्यूएशन लॉस ही लिखने, कुछ नहीं होता, रीवैल्यूएशन सरप्लस एंड पीएनएल भी लिख सकते हैं, रीवैल्यूएशन लॉस लिखिए, बस जान छुड़ाएं, ये कल बात करूंगा, इस पर याद कराना आते साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, बिल्डिंग, कि ये हमने रीवैल्यूएशन लॉस क्यों लिख दिया है, दोनों अलग अलग क्यों नहीं लिखे, ये ऑप्शन होता है, ठीक हो गया। उसके बाद 31 दिसंबर 2017 पर कैरी डाउन कितना आ रहा है, 3, तो यही तो है रीवैल्यूड अमाउंट, सही जा रहे हैं। फिर डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 17 पर कितनी आई है, 45, तो 31 दिसंबर 17 पर क्लोजिंग बैलेंस भी क्या आना है, 45, ठीक है। और ये खत्म हो गया भाई, 31 दिसंबर 17 पे इसका बैलेंस ही कोई नहीं आ रहा, जो पड़ा था उसका कला कमा हो गया, ठीक है। अब सिर्फ ये एक चीज कि यहां पर आपने रीवैल्यूएशन लॉस कैसे लिख दिया है 440, ये थोड़ी सी तफसील तलब बात है, लेकिन अगली क्लास का टाइम शुरू हो गया और मैंने अभी ब्रेक भी नहीं की, तो इसलिए अब मैं बस कर रहा हूँ, 10-15 मिनट तो उनकी क्लास लेट हो जाएगी, तो ये इंशाल्लाह इससे आगे। तो लेजर आप बना लेंगे तो आपका ही फायदा है, लेजर आप बना लेंगे ना, अगर इन 2 सवाल दिए इनका, तो आपका ही फायदा होगा। उससे क्या होगा, आपका नोट मतलब गैर महसूस तरीके से तैयार होता जा रहा है, आपको पता ही नहीं लग रहा, ठीक है ना। बना लोगे तो बेहतर है, नहीं बनाओगे तो चलेगा, पर एक्सट्रैक्ट जरूर बनाना। अगले 3 सवाल हैं, कौन कौन से, 54 नहीं 55, 6, 7, फ्रॉड लगाते हो मुझे, 55, 56, 57, 54 तो ये है यार, मैं जो कहता हूँ फ्रॉड लगाते हो तो महसूस ना किया करो बात को। अल्लाह हाफिज।